सो ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो ये स्लाइड के बिल्कुल पास होता है। इसका काम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा दिखाना ऑब्जेक्ट को। कॉमन जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं हमारे पास, एक तो होता है 10x, दूसरा होता है 40x। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के दो हमारे पास होते हैं, एक तो 10x होता है, दूसरा होता है 40x। 40x दो तरह के लेंसेज होते हैं, जैसे ये और ये। ठीक है, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव लेंसेज का पावर मैंने आपको बताया, एक तो 10x होता है, दूसरा 40x होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज होता है। ठीक है, अगर स्टेज की बात करें तो ये है हमारे पास स्टेज। ठीक है, तो स्टेज ये माइक्रोस्कोप का एक प्लेटफॉर्म होता है, इस पर स्लाइड रखी जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके नीचे इस तरह से स्लाइड रखी जाती है, जैसे अनियन पील की स्लाइड होगी। ठीक है, और उसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे लीफ की कोई स्लाइड होगी, ब्लड स्लाइड होगी, तो यहाँ पे स्टेज के ऊपर यहाँ पे स्लाइडर को रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से होती है स्लाइड एक। ठीक है, कांच की बनी होती है ये। ठीक, तो इसमें हमारे पास सेल्स वगैरह इसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिरर की, तो मिरर की बात करें, मिरर का काम क्या होता है, बाहर की लाइट को स्लाइड पर रिफ्लेक्ट करना। तो ये नीचे मिरर होता है। ठीक है, ये जो मिरर होता है ना, तो ये जो बाहर जो लाइट होती है ना, उसको रिफ्लेक्ट करके सीधा ऊपर पहुंचाना। तो बाहर की लाइट को स्लाइड पर रिफ्लेक्ट करने का काम होता है। जब लाइट स्लाइड पर पड़ती है तब इमेज क्लियरली दिखती है। तो मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स में मिरर की जगह बिल्ट इन लाइट भी होती है। तो यहाँ पे लाइट का सोर्स भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मिरर दिखाया गया ना, तो यहाँ पे कुछ लाइट का सोर्स भी होता है कुछ माइक्रोस्कोप्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम कोर्स एडजस्टमेंट की बात करें, इस नॉब की बात करें, तो कोर्स एडजस्टमेंट नॉब की बात करें तो ये बड़ा नॉब होता है। इसका काम होता है इमेज को रफली फोकस करना। ठीक है, स्टेज को ऊपर या फिर नीचे मूव करना। तो ये जो स्टेज होता है ना हमारे पास, इस स्टेज को ऊपर थोड़ा लेके जाना हो या फिर नीचे लेके जाना हो, तो ये कोर्स नॉब जो होता है ना, इससे ये होता है, इस जगह से। ठीक है, इस जगह से इसको घुमाने से क्या होता है, स्टेज ऊपर या फिर नीचे जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। ये जो छोटा सा नॉब है यहाँ पे, एक तो ये हो गया बड़ा, अब ये छोटे वाला जो नॉब हो गया, फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो होता है, ये जो छोटा नॉब होता है, इसका काम होता है इमेज को बिल्कुल क्लियर या फिर शार्प बनाना। तो कोर्स एडजस्टमेंट के बाद इसका यूज होता है। तो कोर्स एडजस्टमेंट में हमने स्लाइड जो स्टेज है उसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम फाइन नॉब से क्या करेंगे, जो हमारे पास इमेज होगी उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हैंडल होता है। ये जो होता है ना हमारे पास, दिस इज हैंडल। इस पार्ट को पकड़कर माइक्रोस्कोप को उठाया जाता है, तो इसको कहते हैं हम हैंडल। ठीक है, इसको आर्म भी कहते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप को सपोर्ट भी देती है ये वाली चीज़। उसके बाद होता है बेस, ये है नीचे वाला बेस। ठीक है, ये जो होता है बेस होता है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे वाला हैवी पार्ट होता है। इसका काम होता है माइक्रोस्कोप को स्टेबल रखना और गिरने से बचाना। तो ये सारे के सारे काम होते हैं। माइक्रोस्कोप कैसे यूज करते हैं हम, स्लाइड को स्टेज के ऊपर रखा जाता है, ये स्टेज इसके ऊपर स्लाइड को रखा जाता है, मिरर को नीचे से एडजस्ट किया जाता है मिरर, ताकि लाइट जो है वो प्रॉपरली स्लाइड के ऊपर पड़े। फिर कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से इमेज को फोकस किया जाता है, फोकस करना पड़ता है। उसके बाद फाइन नॉब से इमेज को साफ किया जाता है, और ज़रूरत हो तो ऑब्जेक्टिव लेंस बदल कर हम ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस को बदल कर 40x पे अगर देखेंगे तो और ज़्यादा हमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक्टिविटी की बात करें, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ द सेल। अब हम जो साइज ऑफ द सेल है उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो अ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर, तो ट्रांसपेरेंट हमें रूलर लेना है सबसे पहले। और उसके बाद हमारे पास क्या करना है कि हमें जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स थे इनको देखना है। ठीक है, तो उसके बाद प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज। अब वो जो रूलर होगा उसको हमने स्टेज के ऊपर रख देना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा-सा और हम इसको क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। तो माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। तो कैसे दिखाता है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अगर इमेज बड़ी दिख रही है तो असली साइज़ कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब असली साइज़ कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट का, क्या वो इतना बड़ा है या नहीं है? तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल का एक्चुअल साइज़ कैसे निकालें। तो लेट्स एस्टिमेट द साइज़ ऑफ द सेल। अब निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि एक ट्रांसपेरेंट रूलर को जिसमें मार्किंग दी गई है उसको रखना है। उसके बाद स्टेप 2 में उस रूलर को माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रख देना है। ठीक है, स्टेज मैंने आपको बताया यहाँ पे
वो जो रूलर होगा उसको रख देना है स्टेज के ऊपर। अब क्या करना है कि माइक्रोस्कोप को फोकस करो। अब आई पीस में जो हमारे पास जो सर्कुलर एरिया है, ठीक है, गोल एरिया है सर्कल का, ठीक है, रखा है, तो उसका डायमीटर मेजर करो। तो आई पीस का जो डायमीटर है वो मेजर करना है। तो अब आई पीस में तो मान लो कि डायमीटर हमारे पास ये कितना निकला है, 5 mm निकला है, ठीक है। तो 5 mm हमारे पास कितना क्या निकला है, हमारे पास ये इसका डायमीटर निकला है। अब क्या करेंगे हम, अब हम जो एमएम है, माइक्रोमीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1 mm होता है हमारे पास 1000 माइक्रोमीटर के बराबर, ठीक है। 1 mm होता है 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ये याद रखेंगे, ये यूनिट है, ठीक है। तो अब हम अगर 5 mm की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5000 माइक्रोमीटर। तो मतलब माइक्रोस्कोप में जो पूरा सर्कल दिख रहा है उसका डायमीटर 5000 माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको एक सर्कल जैसा दिखेगा, उसके अंदर चीज दिखेगी। तो अब क्या होगा, अब रूलर को हटा देना है, तो उसकी जगह आपको अनियन पील स्लाइड को रखना है। रूलर मतलब वो जो मेजरिंग स्केल होगा, फुट्टा जो जिसको कहते हैं हम, तो वो होगा। तो उसको आपको हटा देना, उसकी जगह आपको स्लाइड रखनी है। तो माइक्रोस्कोप में आपको देखना है अब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक हमारे पास कितने सेल्स मतलब आ रहे हैं, तो उनको काउंट करना है। मान लो 20 सेल आ रहे हैं उसमें, ठीक है। आप क्या करना है, सेल्स को काउंट करना है वहाँ पे, ठीक है। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। तो मान लो हमारे पास कितने 20 सेल्स आ रहे हैं। तो स्टेप 6 में हमारे पास क्या होगा, अब हमें फार्मूला लगाना है। साइज ऑफ द वन सेल बराबर होता है हमारे पास द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फार्मूला। तो ये जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है वो लगाना है। तो साइज ऑफ द वन सेल बराबर होता है डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन द माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में कितना विजिबल एरिया है उसको नंबर ऑफ सेल्स से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड अनियन पील साइज जो है वो आ जाएगा, एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील सेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायमीटर हमारे पास कितना था, 5000 माइक्रोमीटर। और उसके साथ साथ उसके बाद सेल मैंने काउंट किए थे, मैंने आपको बताया था कि हम मान लेते हैं सेल कितने हैं हमारे पास, 20 सेल्स हैं। तो ये कैसे होगा, 5000, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 20 के साथ। तो 20 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 250 माइक्रोमीटर। तो कितना आ गया, 250 माइक्रोमीटर। मतलब एक अनियन सेल का जो साइज है वो 2250 माइक्रोमीटर है, ठीक है। आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ें अगर समझ में ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में भी दोबारा बता सकते हो, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इफ द एस्टिमेटेड सेल, तो जैसे ये मैंने आपको निकाल कर दिखाया यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप की भी एक लिमिट होती है। बहुत छोटी चीज़ें जैसे वायरसेस, राइबोसोम्स उससे नहीं दिखते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की का अगर यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, अगर हम देखें तो लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं वहाँ पे। लाइट की जगह क्या यूज़ होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं लाइट की जगह। और बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो नैनोमीटर लेवल तक की चीज़ें भी हमें उसमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे मैंने ऊपर भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा था, तो जिसमें है हमारे पास हमने देखने की कोशिश की थी, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्टोमेटा को हमें दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर देखें तो इससे हम देख सकते हैं वायरसेस, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स तक देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो फाइन डिटेल है वो देख सकते हैं, ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नैनोमीटर बहुत ही छोटी यूनिट होती है। 1 नैनोमीटर होता है एक 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, ठीक है। तो मीटर का 1 बिलियंथ हिस्सा जो होता है वो हमारे पास 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ। सोचो कितना छोटा है, 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, ठीक। तो कितना होगा, 1 नैनोमीटर होता है हमारे पास 0.0000000001 मीटर, ठीक है। तो 8 ज़ीरोज़ यहाँ पे होंगे, ठीक है। 8 ज़ीरोज़ के बाद 1 होगा, तो इतना छोटा होता है 1
नैनोमीटर। तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर, अगर 1 मिलीमीटर की बात करें तो वो 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी-कभी कन्वर्जन के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोमीटर के, 1000 नैनोमीटर बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर के, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1000 नैनोमीटर के। ठीक है? नैनोमीटर, दिस इज माइक्रोमीटर, दिस इज एनएम, नैनोमीटर। ठीक है? तो ये थोड़ी सी यूनिट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो एस्टिमेटेड साइज हमने यहाँ पे देखा, तो थोड़ा सा और इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वन सेल ऑफ साइज कैसे निकालेंगे। हम पहले माइक्रोस्कोप का जो फील्ड व्यू है उसको निकालेंगे। फील्ड व्यू जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड व्यू जैसे 500 माइक्रोमीटर है। देन डायमीटर के अक्रॉस 25 सेल्स हमें दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैंने अर्लियर एक्सपेरिमेंट में आपको 20 सेल्स बताए थे। अब एक और हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है, अगर इसको काउंट करते हैं तो 25 सेल्स हमें उस व्यू में दिख रहे हैं। तो एस्टिमेटेड साइज कितना होगा जब हम 5000 माइक्रोमीटर को 25 के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो 200 माइक्रोमीटर। तो एक अनियन सेल का जो एस्टिमेटेड साइज होगा वो कितना होगा, 200 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई करता है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन आता है। तो माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन दो लेंसेज पर डिपेंड करती है। एक तो आई पीस लेंस हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। तो आई पीस जहाँ से हम देखते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। आई पीस का रेजोल्यूशन 10x होता है और ऑब्जेक्टिव का अगर 10x होगा, तो अगर यहाँ पे जो मैंने लेंस यूज़ किया, अगर इसका भी रेजोल्यूशन 10x होगा, तो मतलब 10 इंटू 10, 100x, 100x। तो 100 मतलब 100 गुना ज़्यादा बड़ा हम मुझे क्या दिखेगा, वो वाला ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो टोटल मैग्नीफिकेशन हमारे पास इतनी होगी। तो आई पीस इंटू ऑब्जेक्टिव टोटल मैग्नीफिकेशन के बराबर होता है। तो टोटल मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होती है, टोटल मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हमारे पास आई पीस इंटू ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो 10x का मैंने आई पीस लगाया और उसके साथ साथ मैंने 10x का क्या लगाया, ऑब्जेक्टिव लेंस लगाया। तो 100x होगी हमारे पास मैग्नीफिकेशन। ठीक है, 100 गुना बड़ा मुझे वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हुआ। तो 100x मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है अनियन का सेल एक्चुअल साइज कितना होगा, 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना होगा, 200 माइक्रोमीटर। तो सेल 100 टाइम्स बड़ा दिखाई देगा। मतलब एक्चुअल साइज अगर 200 माइक्रोमीटर है, तो इमेज जो माइक्रोस्कोप में है वो 100 गुना बड़ा दिखेगा हमें। तो ध्यान रखेंगे आप क्या, क्या ध्यान रखना है कि सेल का रियल साइज नहीं बदलता, सिर्फ इमेज जो होती है वो बड़ी हमें दिखाई पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप क्यों इम्पोर्टेंट है, माइक्रोस्कोप की वजह से हम बहुत छोटे सेल्स देख सकते हैं, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेल का साइज एस्टिमेट कर सकते हैं, और इसीलिए माइक्रोस्कोप बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को कैसे इम्प्रूव किया, अब ये क्वेश्चन आता है, हाउ दे इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, तो टाइम के साथ साथ माइक्रोस्कोप को और पावरफुल बनाया गया है। तीन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो रेजोल्यूशन में इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, सबसे पहले किस में रेजोल्यूशन, सबसे पहले रेजोल्यूशन में इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब रेजोल्यूशन का मतलब है कि दो बहुत पास ऑब्जेक्ट को अलग अलग क्लियरली देख पाना रेजोल्यूशन कहलाता है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा डिटेल हमें उस चीज़ की देखने को मिलेगी। सेकंड, कंट्रास्ट पे काम किया है साइंटिस्ट्स ने। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स के ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस का जो डिफरेंस होता है उसे कंट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, तो कंट्रास्ट अच्छा होगा तो ऑब्जेक्ट और उसके पार्ट्स भी हमें क्लियरली अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। दिस इज नोन एज कंट्रास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, आपको समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा से वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास तीसरी किस चीज़ पे साइंटिस्ट ने काम किया, मैग्नीफिकेशन पे। मैग्नीफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा दिखाया जा रहा है, कि कितना बड़ा है, 10x, 40x, 100x। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो तीन चीज़ों पे काम हुआ। सबसे पहला रेजोल्यूशन, दूसरा कंट्रास्ट और तीसरा मैग्नीफिकेशन। ठीक है जी।
अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, सैम की बात करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो बुक में जो हमारे पास क्लोकेसिया लीफ है, यहाँ पे जो दिखाया गया, तो इसकी पिक्चर दी गई है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है ये वाली जो पिक्चर है, ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट आउट पहले भी किया था, इसमें स्टोमेटा हमें दिख रहे हैं। इस इमेज में लीफ के स्टोमेटा, जो छोटे पोर्स होते हैं ना, बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं। स्टोमेटा का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो वाटर लॉस होता है, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो वाटर लॉस जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करने में स्टोमेटा हेल्पफुल होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ये इसका बेसिक आइडिया रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इमेज जो है वो हमें देखने को मिलेगी सैम के अंदर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात करें, तो सेल की बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है सेल का। तो आप पहले, आपने जैसे पहले पढ़ा होगा कि स्मॉल सेल्स, मतलब जो स्मॉल सेल्स होते हैं वो मिलके टिश्यू बनाते हैं ना, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा इंडिविजुअल बनाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सब सेल्स मिलके बॉडी का काम करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि इतने सारे सेल्स एक साथ काम कैसे करते हैं, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने सारे सेल्स मिलके एक साथ काम कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर इसका यही है कि सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो एक दूसरे के साथ जो है हमारे पास सेल्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, सराउंडिंग के साथ, मतलब सेल के आसपास क्या हो रहा है उसके साथ इंटरेक्शन होती है। तो ये इंटरेक्शन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है ये? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो अगर हम देखें तो सेल बाउंड्री क्या होती है? सबसे पहले हम सेल बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सेल बाउंड्री क्या होती है, हर सेल के बाहर एक पतली सी कवरिंग होती है। इस कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास अगर हम देखें तो इस कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल की बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, फूड पार्टिकल, वो अंदर जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी बाहर निकलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की। अगर बात की जाए तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि सिंगल सेल में भी होती है मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर है कि सिर्फ ह्यूमंस या फिर प्लांट्स ही नहीं, बल्कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और और भी जो आपकी सराउंडिंग के पास हमारे पास जो चीज़ें आपको मिलती हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या करती हैं, गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा फिर फूड लेता है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो ये सब सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सल फीचर का मतलब होता है जो हर सेल में होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, तो सब में सेल मेम्ब्रेन होती है। ये आप याद रखेंगे और ये एक यूनिवर्सल फीचर है सेल का, ठीक है। द यूनिवर्सल फीचर ऑफ द सेल की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एक बहुत पतली थिन कवरिंग होती है जो सेल को चारों तरफ से घेर लेती है। अ, इसके दो मेन काम होते हैं, पहला तो प्रोटेक्शन देना, दूसरा शेप और आइडेंटिटी जो होती है वो इससे मेंटेन रहती है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि ये सेल के अंदर के पार्ट्स को क्या करके रखती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरा होता है शेप और आइडेंटिटी, तो ये बताती है कि ये एक अलग सेल है, ठीक है। इसीलिए बुक में लिखा गया है इट डिफाइन इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल। तो ये क्या करती है? इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल के बारे में हमें बताती है कि ये सेल जो है वो पूरी तरह से अलग है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल भी हमें इसी सेल से, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होती है। तो शेप और आइडेंटिटी भी इससे कायम होती है। नेक्स्ट बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। एग्जाम में दोनों नाम याद रखना आप, ठीक है।
तो नेक्स्ट एक और चीज़ है सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सिलेक्टिवली परमिएबल की बात करें तो ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सिलेक्टिव का मतलब होता है चुनने वाली, मतलब कुछ ही चंद चीज़ों को ये अपने अंदर पास होने देती है। तो परमिएबल का मतलब होता है पास होने देना। चंद चीज़ों को ही पास होने देना, चुनिंदा चीज़ों को ही पास होने देना, दैट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब सेल मेम्ब्रेन हर चीज़ को अंदर या बाहर नहीं जाने देती है। ये डिसाइड करती है कि किस सब्सटेंस को अंदर आना है, किस सब्सटेंस को बाहर जाना है और किस सब्सटेंस को रोकना है। तो इसी वजह से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। इंडिविजुअलिटी, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक, बाउंड्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंदर जाने वाले सब्सटेंसेस कौन सी होंगी? ऑक्सीजन होगा, एग्जैक्टली, वाटर होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो बाहर जाने वाले सब्सटेंसेस कौन से होंगे? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वेस्ट मटेरियल होगा और दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे। तो ये मेम्ब्रेन उन्हें अंदर से रोक सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे एल्विलाई की एग्जांपल दी गई है। तो एल्विलाई तो आप जो लंग्स होता है ना, लंग्स में एल्विलाई होता है, ठीक है। एल्विलाई में हमारे पास एल्विलाई में भी मेम्ब्रेन होती है। तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्विलाई में आती है और बाहर निकल जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह हर सेल की मेम्ब्रेन भी जो होती है सब्सटेंसेस का मूवमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। वो इजली अगर एग्जांपल देकर समझाऊं तो सोचो आपका घर है, ठीक है। एक एक दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा सेल मेम्ब्रेन है। तो गेट कीपर डिसाइड करता है कि कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को ही पास होने देता है, हर किसी को पास नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी तक मैंने आपको इतना ही बताया कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हर सेल में होती है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल फीचर कहते हैं। ये सेल को सराउंड करके रखती है, इसलिए प्रोटेक्शन देती है सेल को। ये सेल की बाउंड्री और आइडेंटिटी डिफाइन करती है सेल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस ही अंदर जा सकते हैं सेल के अंदर, तो दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। और जैसे ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स अंदर जा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट निकल सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल अपने इन्वायरमेंट और दूसरे सेल से के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम कुछ नेक्स्ट एक्टिविटी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, तो वन बाई वन करके अगर इसको देखें तो यहाँ पे ऑस्मोसिस को समझाने की कोशिश की गई है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। ये एक्टिविटी ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस को समझने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक्टिविटी ये जो हमारे पास है, ठीक है। तो इसको पोटैटो एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वन बाई वन करके अगर हम देखते हैं इनको, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट में 2 पोटैटो के पीसेस लिए गए हैं, जैसे बीकर ए और बीकर बी में, ठीक है। ये 2 पोटैटो के पीसेस हैं, आलू के पीसेस लिए गए हैं। तो बीकर ए में पोटैटो को सिर्फ प्लेन वाटर में डाला गया है। बीकर बी में हमारे पास पोटैटो को 20% साल्ट और शुगर के सॉल्यूशन में डाला गया है। इसमें हमारे पास एक तो साल्ट है, दूसरा शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों चीज़ें डाली गई है, ठीक है। 1 घंटे के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, आप डाल के रख देना है आपने, 1 घंटे के बाद आना है, ठीक है। जो जिस बीकर में सिर्फ प्लेन सादा पानी है, जो बीकर ए है, ठीक है। तो पोटैटो यहाँ पे फूल जाता है, मतलब पोटैटो जो होगा वो बड़ा हमें देखने को मिलेगा। और प्लेन वाटर में जो होता है, बाहर वाटर ज़्यादा होता है और पोटैटो के सेल के अंदर कंपैरेटिवली पानी कम होता है। इसीलिए वाटर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पोटैटो के सेल के अंदर चला जाता है। तो पोटैटो का वेट बढ़ जाता है और पोटैटो टाइट और स्वॉलन हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट पोटैटो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीकर बी की, इसमें साल्ट और शुगर सॉल्यूशन है। पोटैटो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, ठीक है। क्यों? ये साल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन में बहुत सारे सैल्यूट हैं, मतलब नमक और शक्कर बहुत ज़्यादा है। और वाटर क्या होगा कि जो ये जो सेल होंगे, पोटैटो के सेल्स होंगे, वहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। तो इसलिए पोटैटो के सेल के अंदर का पानी भी बाहर निकल जाता है और रिजल्ट पोटैटो का वेट कम हो जाएगा और पोटैटो सॉफ्ट और मतलब एक श्रिंक हो जाएगा। पोटैटो का साइज़ जो होता है वो कम हो जाएगा। आपको देखा ये पोटैटो का साइज़ कितना बड़ा है और दूसरा कितना छोटा है, जबकि दोनों में बराबर साइज़ ही डाले गए थे। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप एंड इनिशियल, एक को प्लेन वाटर में डाला गया है और दूसरे को 20% साल्ट और शुगर वाटर में डाला गया है। तो ये मैंने आपको समझाया। तो ये श्रिंक हो गया,
और ये हमारे पास स्वॉलन हो गया। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है? ये प्रूव करता है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वाटर मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर सकता है और हर सब्सटेंस फ्रीली पास नहीं कर होते सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस हमारे पास वाटर का मूवमेंट एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जहाँ वाटर ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूव करता है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में वाटर हमेशा उस तरफ मूव करता है जहाँ पर क्वांटिटी कम होती है। तो जैसे हमारे पास जो यहाँ पे इस पोटैटो के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है एज़ कम्पेयर टू बाहर, तो इसीलिए बाहर से पानी अंदर मूव करता है। उसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर, तो इसीलिए हमारे पास अंदर से बाहर की तरफ जो होता है वो वाटर मूव करता है। तो इसीलिए वो यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा पोटैटो और यहाँ पे स्वॉलन हो जाएगा। ठीक, तो वाटर अंदर गया तो पोटैटो फूल गया। उस तरह से जब हमने उसको प्लेन वाटर में डाला। उसी तरह से साल्ट वाटर की बात करें तो वाटर बाहर आया तो पोटैटो जो होगा वो सिकुड़ जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बीकर ए में प्लेन वाटर है, पोटैटो स्वेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर इंटर्स द सेल्स बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर जो होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो होगा वो पोटैटो के अंदर आ जाएगा। बिगर सेकंड में हमने साल्ट और शुगर सॉल्यूशन लिया है, तो इसमें क्या होगा? पोटैटो श्रिंक होगा। क्यों? क्योंकि वाटर लीव्स द सेल बाय ऑस्मोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable. Osmosis is the movement of water through a selectively permeable membrane from higher water concentration to lower water concentration. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसका हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्हाट डू वी इन्फर, अब हमें इससे क्या पता चलता है? ये जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने आपको समझाया कि आपको किचन नाइफ की मदद से 2 टुकड़े निकालने हैं, 2 बीकर लेने हैं, एक में प्लेन पानी लेना है, सादा पानी लेना है और दूसरे में शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन डाल के आपको पानी लेना है। दोनों में आपको पोटैटो जो है वो डाल देना है, 1 घंटे के बाद आके चेक करना है कि क्या होगा। तो डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। नेक्स्ट हमें क्या पता चलता है? तो पोटैटो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? तो ये टॉपिक अब जो नेक्स्ट है ना, ये वाली जो चीज़ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, इसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो चलिए इसे समझते हैं कैसे है। पोटैटो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? बीकर ए की बात करें तो प्लेन वाटर था, उसमें पोटैटो का वेट जो है वो बढ़ गया क्योंकि वाटर पोटैटो के सेल के अंदर चला गया। रिजल्ट ये होगा पोटैटो फूल गया था। बीकर बी की बात करें, पोटैटो का वेट जो होता है वो कम हो जाता है क्योंकि वाटर पोटैटो के सेल से बाहर आ जाता है। पोटैटो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। तो ये क्यों हुआ? सेल मेम्ब्रेन वाटर को पास होने देती है लेकिन साल्ट और शुगर मॉलिक्यूल को आसानी से पास नहीं होने देती है, इसीलिए सिर्फ वाटर मूव करता है। ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो वाटर का मूवमेंट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। ठीक है, हाई वाटर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा है, लो वाटर कंसंट्रेशन जहाँ पे हमारे पास साल्ट और शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो वाटर हमेशा उस जगह जाता है जहाँ पे वाटर कम होता है। ठीक है, ये याद रखना, जहाँ पे वाटर क्या होता है? कम होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करें, तो डिफ्यूजन होता है किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है, मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस में, और हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें चीज़ें क्या करती हैं? मूव करती हैं। ठीक है जी, तो मूव करती हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, चीज़ें क्या करती हैं? मूव करती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। उस तरह से अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर की मूवमेंट होती है, ये आप याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर की मूवमेंट होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ होता है यहाँ पे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रही हूँ। ऑस्मोसिस में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ज़रूरी होती है और हाई वाटर कंसंट्रेशन लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है,
यहाँ पे सिंपली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो अगरबत्ती की बात करें तो अगर हम एक रूम में जला के रख देते हैं तो हमें खुशबू पूरे जो घर में मतलब मिलती है, तो दैट इज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कोई है नहीं है। तो ऑस्मोसिस की जब भी बात होगी वहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बात होगी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल की बात करें तो परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में फैल जाना, या फिर इंक का जो पानी होता है वो, तो इंक का ड्रॉप अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरीके से फैल जाएगा वहाँ पे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की। पोटैटो एक्सपेरिमेंट जब भी हमने किया, या फिर प्लांट्स की रूट्स का सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करना, वो प्रोसेस हम हमारे पास किसमें आएगा, वो ऑस्मोसिस का पार्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है जी। तो इसी तरह से हमारे पास ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा। प्लांट्स में ऑस्मोसिस, प्लांट्स की रूट सॉइल से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो सेल के बाहर और अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे आइसोटोनिक का मतलब हो गया कि ये जो सेल है, सेल के बाहर भी उतना ही है और सेल के अंदर भी उतना ही जो हमारे पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। तो वाटर अंदर अंदर भी जा मतलब और उसके साथ हम बात करें तो वाटर अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है, तो इक्वल अमाउंट में ही शेयरिंग होती है। तो सेल का साइज जो होता है इसमें सेम रहता है। तो आइसो में सेम, तो सेम साइज रहता है जैसे हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखने की कोशिश की है। सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, सोल्यूट कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर मीडियम, तो ये अगर दोनों की दोनों चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सेल का साइज सेम रहता है, नंबर वन, ना फूलता है और ना ही सिकुड़ता है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर की मूवमेंट यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर सॉल्यूट कम होते हैं और वाटर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, मतलब क्या हो गया कि सेल के बाहर सॉल्यूट कम होते हैं और वाटर ज़्यादा होता है। यहाँ पे वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है और सॉल्यूट जैसे हमारे पास, मैंने फॉर एग्जाम्पल साल्ट ले लिया, तो यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। अब क्या होगा हमारे पास, तो अगर इसके अंदर हम देखें तो सेल की बात करें तो सेल में हमारे पास जैसे ये जो हमारे पास होगा ज़्यादा होगा और वाटर जो होगा कम होगा। अब वाटर की क्या हमारे पास हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब सेल के अंदर पानी कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो अब क्या करेगा सेल सेल के अंदर वाटर क्या करेगा? मूव करेगा और आप देखो ये सेल्स जो होंगे वो हमारे पास स्वॉलन हो जाएँगे, ठीक है? स्वेल हो जाएँगे, फूल जाएँगे। तो प्लांट सेल जो होता है वो स्वॉलन हो जाता है। तो हाइपो का मतलब होता है वाटर इंटर करता है और हाइपो का मतलब ही होता है ज़्यादा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो हाइपो का मतलब होता है वाटर इंटर होता है और सेल जो होते हैं वो स्वेल होते हैं। ठीक है जी, प्लांट सेल जो होते हैं वो टर्जिट हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम की जो होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड के जो आयन है, जो मतलब हमारे पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट में मैंने साल्ट लिया है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा होगा, तो इसमें हमारे पास हमने देखा कि NaCl कम होगा लेकिन H2O जो होगा वो सेल के अंदर ज़्यादा होगा। तो अब वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूव करेगा, तो वाटर बाहर निकल जाएगा इन सेल से। तो वाटर बाहर निकला तो देखो सेल जो होंगे वो श्रिंक हो गए। तो सेल के बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो आउटसाइड में ज़्यादा है, इनसाइड इनसाइड के मुकाबले में, तो सेल से जो होगा वाटर वो बाहर निकलेगा और सेल जो होंगे वो सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो याद रखना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो होते हैं वो सेल जो होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम इसको थोड़ा रिलेटेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आप याद रखेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जैसे हाइपो से हिप्पो याद रखेंगे, हिप्पो फूल गया, ठीक है, हिप्पोपोटामस मोटा होता है ना, तो उसे याद रखेंगे कि हाइपोटोनिक से सेल जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। आइसोटोनिक में इक्वल रहते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं आता।
तो हाइपरटोनिक में अगर कोई हाइपर एक्टिव है, तो वो पतला होता है ना इंसान, तो इस तरह से याद रखेंगे तो सेल पतले होते हैं जो हाइपरटोनिक होते हैं, ठीक है? हाइपर, हाइपर से याद रखेंगे, सिर्फ़ एनालॉजी बिठाने के लिए, ठीक है? बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि तीनों प्रोसेसेस क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इतना मैंने पढ़ाया आपको। ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर का मूवमेंट थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हायर वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। फिर डिफ्यूजन बताया जिसमें पार्टिकल की मूवमेंट होती है, सही है, और मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड बराबर होता है, तो इसीलिए कुछ चेंज नहीं होता। हाइपोटोनिक में आउटसाइड में पानी ज़्यादा होता है, वाटर और जो होता है हमारे पास आउटसाइड में वाटर ज़्यादा और वाटर अंदर जो होता है वो हमारे पास कम होता है, तो इसलिए बाहर से अंदर की तरफ जो होता है वाटर जाता है और सेल जो होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं। हाइपरटोनिक में आउटसाइड में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर निकलता है, सेल से बाहर निकलता है पानी, तो सेल जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं।